Today we are studying about motion. I am Anam Raghav. In similar to the name of this chapter, it is also a dynamic representation of this chapter. Before starting chapter, जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये हमारा कि किसी भी चैप्टर को हम कितना इजीली लर्न कर सकते हैं और उसको कितने लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में कैप्चर कर सकते हैं. किसी भी चैप्टर को अगर आपको इजीली लर्न करना है तो सबसे पहली चीज होती है कि आप उस चैप्टर के कंटेंट क्लियर रखें कि उस चैप्टर में आपने क्या क्या लर्न किया है. जब आपको ये क्लियर रहेगा तो वो चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा. इस चैप्टर मोशन से रिलेटेड हम पहले देखेंगे हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसमें हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे हैं. सबसे पहला हमको जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा. सेकंड है आपका मोशन इन वन डायमेंशन. थर्ड है आपका इसका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद वेलोसिटी एंड स्पीड. नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, equation of motion by graphical method, and the last topic of this chapter is uniform circular motion. तो सबसे पहली चीज हम मोशन को समझ लेते हैं कि मोशन है क्या. तो मोशन कैसे डिफाइन करेगा हमारा कि हम किस चीज को मोशन की बात कर रहे हैं. तो मोशन क्या है, बेसिकली मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है सिंपल वे में. इस डेफिनेशन में जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखाई देती है, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन. तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज पोजीशन. फिर इसके बाद है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. सेकेंडरी ये टाइम की बात कर रहे हैं. इसकी अगर हम अनदर डेफिनेशन की बात करें और मैं हमको जो इसकी सेकेंड डेफिनेशन लर्न करनी है वही हमारे पास क्या है, मोशन इज द टाइम रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या है, बात वही है, यहाँ पे भी हमको पोजीशन की बात करनी है लेकिन टाइम के साथ चेंज करना है. जैसे अगर अभी आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ और मेरी पोजीशन आप जो क्लियर कर रहे हैं कि वो मैं बोर्ड के लेफ्ट में हूँ. जैसे ही मैं मूव करके इस डायरेक्शन में आया यानी मेरी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई. अब मैं बोर्ड के राइट साइड में खड़ा हूँ. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आपको ये चीज तो पता चल गया कि मेरी पोजीशन चेंज हुई, लेकिन मैं कितना मूव किया, कितने टाइम में मूव किया, ये हमको क्लियर नहीं होगा. तो इस चीज को समझने के लिए कि पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है कोऑर्डिनेट प्लेन. हमको उसकी नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है. ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसमें इसको ऐड किया हुआ है ताकि आप सबसे पहले ये समझ लें कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है. क्योंकि हमने जो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मोशन क्या है, मोशन आपने ऑब्जर्व किया मुझे, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा आपको ये क्लियर हो जाए कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है. पोजीशन का मतलब कितनी डिस्टेंस हम इसमें कवर कर रहे हैं. तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा है कोऑर्डिनेट प्लेन, जो आपको आना चाहिए. इसके बाद ही आप मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. क्यों, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. अपना लेसन स्टार्ट करेंगे मोशन. इसमें जो एक टॉपिक एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ वो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ताकि आपको पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. तो सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, जैसे ये सिंपल बोर्ड पेपर है यही हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. इसमें हमको करना ही होता है कि इस प्लेन बोर्ड पेपर में हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्टिंग. यहाँ पे दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से डिफाइन करते हैं. वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन का ओरिजिन है. अब ये जो दो लाइंस आपने ड्रॉ की हुई है इसमें जो एक्स डायरेक्शन में दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं. इन दोनों लाइन में हमको करना ये है कि इन दोनों लाइन से नंबर लाइन को अटैच करना है, जिसमें जीरो जो होगा नंबर लाइन का वो हमारा ओरिजिन ओ पे लोकेट करते हैं. ऐसे ही आप वाई एक्सिस पे भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका भी जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से. फिर इसमें नंबरिंग करनी है. तो नंबरिंग में आपको पता है कि जो नंबर लाइन है उसमें जीरो के राइट साइड जब हम मूव करते हैं तो प्लस में नंबर काउंट होता है, लेफ्ट मूव करता है तो नेगेटिव. तो यहाँ पे इसमें नंबरिंग कर देंगे हम. तो सबसे पहला जीरो से राइट साइड गए एक्स एक्सिस में तो डिस्टेंसेस आ गई 1 2 3 4 5, दैट इज पॉजिटिव. फिर लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो ये -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये क्या है, नेगेटिव. इसी सेम वे में हम y एक्सिस की डायरेक्शन में नंबरिंग करेंगे. अपवर्ड पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4, नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4.
अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये क्या है, ये इस प्लेन ऑफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये डिवीजन है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन का। अब इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी एक अपनी डेफिनेट लोकेशन होगी। हमने इसमें कुछ जनरल पॉइंट ले लिए हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा, इसमें कई सारे पॉइंट हैं। अब क्या है कि यहाँ ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में हम ओरिजिन से चेक करते हैं कि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट की अपनी एक डेफिनेट लोकेशन होगी। कोऑर्डिनेट प्लेन में जो हम किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए हम उस पॉइंट तक अप्रोच करते हैं। उस पॉइंट के अप्रोच में जो डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है वो है, आप किसी भी पॉइंट तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में मूव करना होगा, फिर वाई डायरेक्शन में, तभी आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। और एक्स डायरेक्शन में मूव करने में आपने जितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मूव करके आप जाएंगे वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। हम सबसे पहले पॉइंट ए की लोकेशन लिखेंगे कि पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, और आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होगी, जैसे ए का लिखना चाह रहा है तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। लिखने का तरीका, विद इन ब्रैकेट हम 2 नंबर लिखते हैं, फर्स्ट एक्स देन वाई। अब हम चलेंगे, सबसे पहले हम ए की लोकेशन लिखना। तो यहाँ क्लियर है कि हम सबसे पहले अगर ए तक मूव करना, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहले आप एक्स में मूव करिए देन वाई में, और आप उस पॉइंट तक रीच कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो फ्रॉम ओरिजिन होगा, स्टार्टिंग ओरिजिन से होगी। अब यहाँ से हम चलते हैं, ए का लोकेशन लिखते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ए। तो हम सबसे पहले ओरिजिन से जब मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से ओरिजिन से जब हमने मूवमेंट किया, ये एरो आपको दिखाएगा, यहाँ ओरिजिन से जब हम एक तक मूव करना है तो हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कितना है, 4 यूनिट, 1 2 3 एंड 4। आप यहाँ 4 पे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, पॉइंट ए तक जाना है, तो पहले हम एक्स में चल लिए, अब हमको किस डायरेक्शन में चलना है, अब हमको नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो हमारी वाई डायरेक्शन में होगी। तो हम एक्स डायरेक्शन में जहां तक पहुंचते हैं वहीं से हम वाई डायरेक्शन के लिए मूव करेंगे। तो अब हमको अपवर्ड जाना है, तो हमने क्या किया, वाई डायरेक्शन में अपवर्ड मूव किए, और ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा। आपने वाई डायरेक्शन में कितना मूवमेंट किया, 1 एंड 2, और आप पॉइंट 2 पर रीच कर गए। अब क्या हुआ, जब हम एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव किए तो हम पॉइंट ए तक पहुंच चुके हैं। तब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाता है, आप एक्स और वाई डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही क्या है, उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कितना चले, 4 यूनिट, एंड वाई डायरेक्शन में बाद में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2 यूनिट। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज 4,2। दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किस लिए, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें एक्स लिखते हैं, उसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर। एक तो नंबर है, 2 नंबर राइट किया इसलिए इसको पेयर बोल रहे हैं, और दूसरा एक डेफिनेट ऑर्डर में, फर्स्ट एक्स देन वाई, दैट इज, इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अभी जो आपने पढ़ा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने का, वो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड जो है हमारा, जिससे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मेथड होता है। हम इस मेथड के थ्रू मैं आपको बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना बताऊंगा कि सेकंड मेथड से कैसे हम बी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, हम उस पॉइंट से एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वही हमारी क्या कहलाता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग। तो हम बी पॉइंट से सबसे पहला काम क्या करें, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस में। ये परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में, ये क्लियर है, वाई डायरेक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म करेगा। फिर हम बी से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अनदर एक्सिस जो हमारी है वाई एक्सिस। तो हमने बी से सेकेंड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ करा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्म करेगा। अब यहाँ आप ये दिख रहा है कि बी पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से एक्स एक्सिस पे, उसकी लेंथ ये इधर मेजर होगी, 1 2 एंड 3 यूनिट। ये इसकी लेंथ 3 हो गई, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट आया 3। अब यहाँ बी से जो आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपने ये ड्रॉ किया है, तो यहाँ इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से मेजर करेंगे 1 एंड 2 यूनिट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो डायरेक्शन है वही कोऑर्डिनेट होगा, एक्स डायरेक्शन तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई डायरेक्शन तो वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। ये हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। या अगर हम पहले वाले से चलते हैं तो पहले वाले में भी आप क्लियर देख रहे हैं कि अगर बी तक रीच करना तो पहले एक्स डायरेक्शन में मूव किए 1 2 यूनिट,
देन y डायरेक्शन में 1 2 एंड 3. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इज 2, 3. यहाँ पे अभी मैंने आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके बता दिए. पहला A और B का, दोनों में 2 तरह की डिफरेंट अप्रोच मैंने बताई है. सबसे पहले में हमने क्या किया है कि नॉर्मल जो अप्रोच मेथड है, फर्स्ट x देन y, ये अप्रोच था जिससे हमने A के कोऑर्डिनेट लिखे 4, 2. फिर सेकेंडरी B पॉइंट का जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने का अनदर मेथड बताया था, उसमें हमने आपको ये बताया था कि परपेंडिकुलर मेथड, कि आप B से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, दोनों की लेंथ क्लियर हो जाए, आप उसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए. अब जो रिमेनिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है C D E F G H I J, इनके कोऑर्डिनेट हमको लिखना है. तो मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ. आप घर पे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिंपल ग्राफ पेपर परचेस करना है और उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है. चलिए, तो अब इन सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम लिख दिए हैं, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. जैसे हमें C का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम सबसे पहला ओरिजिन से x डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो x डायरेक्शन में 1 2 3 एंड 4 यूनिट पे आया हमें, और 4 यूनिट चलते ही हम कहाँ, वहां जस्ट C पे पहुंच गए, उसी पॉइंट पे हम पहुंच गए. तो हमको y डायरेक्शन में मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो जब हम y में मूव नहीं करेंगे तो उसको हम 0 लिखेंगे. तो C का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा D के कोऑर्डिनेट लिखना है. तो D में क्लियर, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम D तक नहीं रीच करेंगे. तो यानी D पे रीच करना है, इसका मतलब हमको x में कोई डिस्टेंस कवर नहीं करनी है, और x में नहीं चले, इसका मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का 0. अब y डायरेक्शन में 1 एंड 2 यूनिट, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फर्स्ट x देन y लिखना है. तो फर्स्ट x में चले नहीं, यानी 0, y में 2 यूनिट चले, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2. नेक्स्ट पॉइंट E है. तो अभी राइट साइड जा रहा था तो सारे पॉजिटिव थे, लेफ्ट आ रहा है यानी नेगेटिव वैल्यूज लिखनी है हमको. तो अब पहले x में ही चलना है, तो फर्स्ट x में मूव किए, -1 -2 -3, इस पॉइंट के जस्ट नीचे आ गए. अब y डायरेक्शन में मूव करना है, तो अपवर्ड चलना है हमको 1 एंड 2. तो अब x में -3 यूनिट के डिस्टेंस कवर किए, y में कितना 2 यूनिट. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, E का -3, 2. अब इसी तरह आप f के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो. तो f तक रीच करने के लिए फर्स्ट x, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5. तो यहाँ पे हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, -5 यूनिट. फिर y डायरेक्शन में गया तो 1 एंड 2 डिवीजन, ये यहाँ से डिस्टेंस मेजर होता है 1 एंड 2. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, 2. अब g की बात करें तो हम x डायरेक्शन में इधर है, -1 -2 -3. y डायरेक्शन में मूव नहीं करना, इसलिए y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट 0 गया. कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, 0. h के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो h के लिए मूवमेंट क्या होगा, फर्स्ट x देन y. तो y डायरेक्शन में अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं. तो फर्स्ट x है 1 2 एंड -3, तो -3 यूनिट इधर है. फिर डाउनवर्ड जाना है क्योंकि पॉइंट नीचे है, तो y एक्सिस में डाउनवर्ड है. तो डाउनवर्ड में क्या रहा है, -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट है. तो -1 एंड -2, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, -2. अब i के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो x में मूवमेंट नहीं करना है, x में कहीं जाना नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया. फिर क्या, y डायरेक्शन में मूव करना, पॉइंट नीचे है इसलिए नीचे की तरफ मूव करेंगे, -1 -2, डाउनवर्ड पॉइंट है तो डाउनवर्ड मोशन हुआ. तो -2 यूनिट के बाद हम इस पॉइंट पे रीच कर गए. तो i का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, -2. लास्ट पॉइंट जो हमारे पास बच रहा है वो j है. j के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले x डायरेक्शन में 1 एंड 2, तो 2 यूनिट हो गया. फिर y डायरेक्शन में डाउनवर्ड आना है, तो 1 2 3 यूनिट इधर आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, -3. ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अब आपको क्लियर है कि a की लोकेशन क्या है, 4, 2, B की लोकेशन 2, 3. हर एक पॉइंट की अपनी एक डेफिनेट लोकेशन, इसी को हम लोग पोजीशन बोलते हैं, जिससे हम मोशन कंसीडर कर सकते हैं. अगर एक कोई मूव करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे. तो हमको पता चलेगा A ने मूवमेंट किया है, तो हम बोलेंगे A क्या है, A इज मूविंग पॉइंट. अब आप जो जनरल पॉइंट, हमें जो जनरल मेथड आपको समझाना है, या बोला जाए साइन कन्वेंशन की बात करें, तो अब आप क्लियर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं सब पॉजिटिव है. तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो उसका साइन कैसा होना चाहिए, प्लस का, जैसे 4 2. अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आ रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव. तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं क्लियरली माइनस है, तो अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका साइन कैसे होंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव. कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, आप क्लियर देख रहे हैं 2 पॉजिटिव है, 3 क्या है, नेगेटिव. इसका मतलब प्लस एंड माइनस का साइन होगा, वो यहाँ मेंशन कर दिया. ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन का अप्रोच है कि जिससे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन क्लियर कर सकते हैं. लोकेशन मींस बेसिकली हम नॉर्मल वे में देखें तो वो पोजीशन है. यानी अभी ए की पोजीशन 4, 2 है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ए की पोजीशन 4, 2 ही है, चेंज नहीं. इसका मतलब ए क्या है, रेस्ट पे. क्यों, क्योंकि टाइम हमारी पूरी लेक्चर के टाइम में इस ए का पॉइंट चेंज नहीं हुआ. ये जस्ट इसके कोऑर्डिनेट 4, 2 थे और अभी भी 4, 2 ही है. इसका मतलब ए क्या है, रेस्ट पे.
अगर ये कोऑर्डिनेट 4,2 से चेंज कर जाता है, जैसे 4,2 की जगह 5,2 हो जाता है, यानी थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो हम बोलते हैं बॉडी क्या गई, मोशन में है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए, मींस पोजीशन इसने चेंज कर ली। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, मोशन का। तो पोजीशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं लेफ्ट में हूँ, तो मैं बोर्ड के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हूँ इस समय, तो आपने मेरे को देखना है। तो किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की एक अपनी डेफिनेट लोकेशन होती है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, जिसके लिए हमको सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर सिट्स एंड मेक्स द ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे एक बॉडी ले रहे हैं, एक पर्सन है जो हमारा क्या है, मूविंग है, तो अब ये हमारी बॉडी है, इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर की नीड है, हमने यहाँ पे अपना एक ऑब्जर्वर ले लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जो कि उस ऑब्जर्वर से अटैच होता है, जिससे हमें उस बॉडी की पोजीशंस क्लियर होती है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अपने ऑब्जर्वर से हम कोऑर्डिनेट प्लेन अटैच कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको पता है दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने इसमें केवल इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, रिमेनिंग 3 कोऑर्डिनेट अभी हम इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अभी प्रेजेंट टाइम में। तो हमने क्या किया कि ऑब्जर्वर लिया, उससे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन अटैच किया, ऑब्जर्वर को इसके ओरिजिन पे प्लेस कर दिया है। अब इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे, अपना नंबर सिस्टम जो हम इसमें ऐड करते हैं दोनों एक्सिस के साथ ही हमने नंबर सिस्टम ऐड कर लिया। हर एक डिवीजन काउंट होगा, एक डिवीजन 1 काउंट होना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। अब यहाँ क्लियर है, ये जो बॉडी हमारी मूविंग थी वो कहाँ पे है, इस पॉइंट ए पर है। अब ऑब्जर्वर अटैच किया, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की अपनी एक डेफिनेट पोजीशन है। ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, हम x में 2 यूनिट आए, y में 1 यूनिट, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की जो पोजीशन है वो हमारी क्या है, 2,1। इसलिए कोऑर्डिनेट प्लेन की रिक्वायरमेंट थी, जिससे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर समझ सके, पोजीशन के डिफरेंस को भी आप समझ पाए। तो यहाँ पे बॉडी क्या है, फर्स्ट हमारी ए पे है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। अब अगर बॉडी राइट साइड मूव करती है टुवर्ड्स राइट, अगर ये मूव करके पॉइंट बी तक रीच हुआ, तो उस केस में क्या हुआ कि अब आपको क्लियर दिख रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, चेंज, यानी इसकी पोजीशन चेंज होगी। अभी ये ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे, तो जब वो ए से बी मूव किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी क्या है, मोशन में है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो नया पॉइंट है उस पे इसकी लोकेशन राइट करेंगे। तो यहाँ क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन इधर आया, इसके बाद 1 डिवीजन ऊपर डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट बी का लोकेशन हो गया 6,1। तो यहाँ क्लियर है कि अब पोजीशन चेंज हुआ, पहले ए पे था, अब कहाँ पहुंच गई बॉडी, बी पे, यानी कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तो हम बोलेंगे बॉडी क्या है, मोशन में। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो बताता है कि बॉडी उस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी मूविंग है और स्टेशनरी। तो यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि हम जब ये ए से बी की तरफ मूव किया तो केवल इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, पहले 2 था, अब कितना हो गया 6। वाई कोऑर्डिनेट अभी भी कांस्टेंट है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पहले भी 1 था और अभी भी 1 है। इसका मतलब बॉडी केवल एक डायरेक्शन में मूव की, जिसमें उसका कोऑर्डिनेट 4 2 2 6 हो गया। बॉडी कितना मूव की, 4 यूनिट। टाइम ड्यूरेशन आपको पता होगा, तो आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोजीशन क्लियर हो गई। अब हम इसमें 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जब भी कोई बॉडी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि बॉडी का केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन एंड इट्स only one coordinate changes with time, then the body is said to be in 1 dimensional motion। यहाँ क्लियर देख रहे हैं केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन 1 डायमेंशनल है। तो बॉडी जब a से b की तरफ मूव करेगी तो उस केस में इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। अब हम एक अनदर केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बॉडी a से पॉइंट c पे अगर रीच कर रही है, तो अब हम फिर से देख रहे हैं कि पोजीशन क्या हो गया, a पे 2,1 था, b की अगर पोजीशन, c की पोजीशन लिखना चाहे तो 1 2 3 एंड 4 यूनिट x में आए, फिर y डायरेक्शन में आएंगे तो 1 2 एंड 3, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,3। तो यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि अब फिर से पोजीशन चेंज हुई, पहले a पे था, c पे आया, तो यानी यहाँ क्या हुआ, कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, इसका मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। तो अभी भी बॉडी क्या है, मोशन में है।
लेकिन यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ 2 से 4, वाई कोऑर्डिनेट 1 से 3 हो गया, यानी बोथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। तो अगर कोई बॉडी ऐसा मूवमेंट करती है जिसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो ए से सी का जो मूवमेंट है वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, डी शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं 1D एंड 2D के लिए। वन डायमेंशनल मोशन व्हेन आइदर एक्स और वाई ओनली वन कोऑर्डिनेट changes with the time, the motion is said to be one dimensional. For example, when body move from A to B, only x coordinate change हुआ 2 से 4, कितना चेंज आया 4 यूनिट का। टू डायमेंशनल मोशन when both x और y coordinate changes with the time, the motion is two dimensional। अब यहाँ क्लियर है, A से C के मूवमेंट में हम देख रहे हैं x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है 2 से 4, y कोऑर्डिनेट 1 से 3, यानी both coordinate are changing, so the motion is two dimensional motion। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो खाली ये है कि आप इससे उस बॉडी के पोजीशन में क्या चेंज आया है ये क्लियर कर सकते हैं। टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ते हैं हम लोग, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट 9th स्टैंडर्ड, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है वो क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशनल आपने पढ़ चुका है, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, आइदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे बॉडी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। अब मोशन इन वन डायमेंशन में हम इसमें टाइप पढ़ेंगे। एक हमारा क्या है मोशन जब हम पढ़ते हैं तो एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंडरी है इसका पार्ट जो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ उस पूरे मोशन के टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है। If an object moving along a straight line covers equal distances in equal interval of time, it means अगर एक एक सेकंड का ड्यूरेशन देते हैं तो वो हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूवमेंट कर रही है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको समझने के लिए हमने एक डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन शो किया है कि हमने क्या किया, एक पॉइंट ए लिया, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि बॉडी है जो ए से स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। हम इस पूरी जर्नी को 3 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड किया है मैंने। 3 सेकंड हम इस जर्नी को ऑब्जर्व करेंगे सो दैट वी कैन क्लियर यूनिफॉर्म मोशन। 3 सेकंड की जर्नी, हम इस 3 सेकंड को ईच इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे, यानी हम इस जर्नी को 3 सेकंड की जर्नी को 1 सेकंड के 3 इंटरवल में डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट सेकंड का इंटरवल अगर हम देख रहे हैं जिसमें अगर कोई बॉडी ए से बी मूव की और टोटल डिस्टेंस उसने 2 मीटर का कवर किया, यानी फर्स्ट सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 मीटर का है। फिर हमने सेकंड सेकंड को देखा जो सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम है, जो नेक्स्ट सेकंड है हमारा वो भी हमने ड्यूरेशन कितना है 1 सेकंड। तो इस 1 सेकंड में जो बॉडी मूव की वो अनदर डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो हमारा 2 मीटर का और सी पॉइंट पे रीच कर गया। नेक्स्ट लास्ट सेकंड जो इस जर्नी का बच रहा है 3 सेकंड की जर्नी है जिसमें से 2 इंटरवल देख चुके हैं हम, लास्ट इंटरवल देख रहे हैं वो भी हमारा क्या 1 सेकंड का इंटरवल है। इस इंटरवल में भी जो बॉडी का मूवमेंट है वो कितना है 2 मीटर का। बॉडी कहाँ पहुंच गई, इन द पॉइंट डी। अब यहाँ इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं कि 3 सेकंड की जो जर्नी हम इसको दी है उसमें हमने जो 3 इंटरवल टाइम के डिवाइड किए 1 एंड 1 सेकंड के, हर इंडिविजुअल सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यानी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंडरी एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी आप क्लियर देख सकते हैं कि जब ये पूरा मोशन हुआ तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की है। वेलोसिटी क्या है, टुवर्ड्स ओवरऑल द जर्नी बॉडी के वेलोसिटी कांस्टेंट रही वो 2 मीटर पर सेकेंड है। हर इंटरवल में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन 1 सेकेंड। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। और दूसरा इसकी जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसमें क्लियर क्या है कि हम टाइम ड्यूरेशन तो सेम देंगे, 1 सेकंड का ही टाइम ड्यूरेशन देंगे, लेकिन अब जो बॉडी हर एक इंडिविजुअल सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डिफरेंट होगी, तो हम बोलेंगे बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। हमने क्या किया, फिर से एक पॉइंट लिया, एक वहां से हमने बॉडी को मूव कराया टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में ये पॉइंट मूव करेगा। हमने फिर से 3 सेकंड की जर्नी कंसीडर की है ताकि हम इसको क्लियर अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो 3 सेकंड की जर्नी इसमें हमने इसको क्या किया, फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ईच ऑफ 1 सेकंड। तो फर्स्ट 1 सेकंड में बॉडी जो मूव कर रही है वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर किया।
और पॉइंट बी पे रीच कर रहा है। फिर हम जो सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकेंड, वो ड्यूरेशन फिर से कितना है 1 सेकेंड ही है, लेकिन बॉडी की जो मूवमेंट है वो कितनी है 5 मीटर। बॉडी बी से सी तक 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके सी पे पहुंचा है। फिर हमने लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी देखा, वो फिर से 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन, और इसमें बॉडी मूव कितना कर रही है, टोटल 7 मीटर की डिस्टेंस मूव किया और पॉइंट डी पे रीच कर गया। अब आप यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि हर इन एवरी सेकेंड ऑफ जर्नी इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2, 5 एंड 7, यानी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर्स unequal distances 2, 5 and 7. The motion is said to be non-uniform motion. ये हमारा टाइप ऑफ मोशन की बात है, वन डायमेंशनल में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी वेरी करेगी। फर्स्ट इंटरवल में अगर आप देख रहे हैं 2 मीटर 1 सेकेंड, यानी वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इन द सेकेंड इंटरवल जब हम देख रहे हैं बी टू सी 5 मीटर विद इन 1 सेकेंड, तो यहाँ वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। सी से डी में मूव करा तो वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अभी हमने मोशन इन वन डायमेंशन में टाइप पढ़ लिया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन का, वो हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक ए और बी, 2 डिफरेंट पॉइंट है, दोनों के बीच की अपनी एक अलग अलग इनकी पोजीशंस है। तो हम 3 अलग अलग डिफरेंट पाथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट ए टू बी मूव करने के लिए हमने कर्व पाथ लिया है। सेकेंडरी जो हमने फ्रॉम ए टू बी मूवमेंट के लिए हमने जिगजैग पाथ लिया, और थर्ड पाथ हम ले रहे हैं ए टू बी, जो स्ट्रेट दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है। तो ए से बी की जो मूवमेंट है वो हमने 3 वे सेलेक्ट किया है, 3 डिफरेंट पाथ हैं। फर्स्ट कर्व, सेकंड जिगजैग एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें से कौन कौन से पाथ डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं और कौन सा पाथ है जो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम ए टू बी मूव कर रहे हैं, जब हम कर्व पाथ पे जा रहे हैं या हम जिगजैग पाथ पे जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टेंस, द फर्स्ट 2 पाथ दैट इज कर्व एंड जिगजैग पाथ, बोथ आर इन black and blue color, are the distance traveled by the body from moving A to B, while the displacement is defined as a vector drawn from initial position to the final position and its magnitude is equal to the shortest distance between the initial and final position. तब A से B के बीच में जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट पाथ मोशन है, दैट इज इन रेड कलर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ क्लियर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ है, जबकि हम जब भी 2 पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कनेक्ट करने पे जो लेंथ आएगी उस पाथ की, वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट द टॉपिक इज वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी बेसिकली क्या है, वेलोसिटी डिफाइंड है हमारा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन or displacement at any instant of time is known as the instantaneous velocity or simply velocity at that instance. It is denoted by v. Velocity v equals to, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या है, v equals to del x अपॉन del t, वेयर जो ट्राइंगल का शेप बना हुआ है ये हमारे बेसिकली डिफरेंस के लिए बताता है। x फर्स्ट पोजीशन है, जैसे x लिख रहे हैं तो ये पोजीशन डिफाइन करेगा। तो ये डेल्टा एक्स का मतलब हो गया x2 माइनस x1, x2 फाइनल पोजीशन, x1 इनिशियल पोजीशन। तो जब वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या है, इट इज द टाइम रेट एट विच डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। इट इज डिनोटेड बाय v। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। v वेलोसिटी के लिए हम लोग स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी भी मेजरिंग यूनिट क्या है, वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ हैव द सेम यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन के लिए हम लोग, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा इज द साइन फॉर द चेंज इन द पैरामीटर, लाइक वेलोसिटी। डेल्टा t मीन्स चेंज इन टाइम। नाउ द
exact definition of acceleration is the time rate of change of velocity at any instant of time is known as the instantaneous acceleration or simply acceleration. फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, a equals to delta v by delta t and the measuring unit of acceleration is meter per second square. एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है वही हमारे लिए क्या होता है, वो पैरामीटर एक्सेलरेशन काउंट होता है. तो इस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने एक बॉडी ली है जो क्या है, एक इनिशियल पॉइंट ए पर है. इस प्रेजेंट टाइम जब वो बॉडी ए पर है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द बॉडी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट. हमने इस पूरी जर्नी को 4 सेकेंड के लिए हमने इस पूरी जर्नी को कंसीडर किया हुआ है और इसको हमने डिवाइड किया है 3 इंटरवल्स में. फर्स्ट इंटरवल 1 सेकेंड का है, सेकेंड इंटरवल भी 1 सेकेंड का, लास्ट इंटरवल जो हम दे रहे हैं वो उसको 2 सेकेंड का इंटरवल देंगे. ये चीज क्लियर रखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड का जब हमने इसको टाइम ड्यूरेशन दिया तो बॉडी मूव करके कहाँ पहुंची, पॉइंट बी पे. अब बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड. स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट किया था, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड. फिर हमने जो इसका सेकेंड इंटरवल दिया है सेकेंड का, तो वो ड्यूरेशन भी कितना 1 सेकेंड का है. लेकिन व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम बी टू सी द वेलोसिटी बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ क्लियर दिख रहा है, बी पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, जैसे ही वो सी पे पहुंचा वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड. फिर लास्ट 2 सेकेंड जर्नी जो इसकी बच रही है, रिमेनिंग लास्ट क्या है, 2 सेकेंड. तो उस 2 सेकेंड की जर्नी में ये बॉडी कहाँ पहुंचती है, डी पॉइंट पे. डी पॉइंट पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 9 मीटर पर सेकेंड. अब जब सी से डी पे ये मूव किया तो सी पे वेलोसिटी 5 थी, डी पे वेलोसिटी कितनी होगी, 9 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है. जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उस समय एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है उसके मोशन में. अब मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हर एक इंटरवल में एक्सेलरेशन बॉडी का कितना और कितना इसने गेन किया. अगर हम फर्स्ट की बात करें, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है मैं उसको थोड़ा और क्लियर कर ले रहा हूँ. ए इक्वल्स टू डेल्टा वी दैट इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, कितना टाइम इंटरवल हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी. वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी. एफ स्टैंड कर रहा है, वी एफ है हमारा फाइनल वेलोसिटी के लिए एंड वी आई ये स्टैंड का हमारा इनिशियल के लिए, इनिशियल वेलोसिटी. अब हम पहले में देख ले रहे हैं व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी. तो इसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसको लिखेंगे ए बी, यानी एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पे क्लियर है, फाइनल पॉइंट बी है तो वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना दिया हमने इसको, डेल्टा टी. बी पे वेलोसिटी कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकेंड. ए पे इनिशियली इसने 0 से स्टार्ट किया था तो 2 माइनस 0 और टाइम इंटरवल कितना दिया हमने इसको, 1 सेकेंड का. तो नाउ द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम बी टू सी. व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम बी टू सी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे, सी पे लेंगे तो वी सी माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. बी से सी की बात कर रहे हैं तो बी इनिशियल पॉइंट होगा, सी हमारा उसका फाइनल पॉइंट है. तो सी पे वेलोसिटी कितनी है, 5 है और बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर. तो 2 मीटर पर सेकंड. तो ये 5 माइनस 2 टाइम इंटरवल अभी भी हमने इसको कितना दिया, केवल 1 सेकंड का. तो एक्सेलरेशन इस रीजन में कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब लास्ट जो हमारे पास सी डी वाला पोर्शन बच रहा है, ए सी डी, यानी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम सी टू डी. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, डी पे तो लिखेंगे वी डी, यानी वेलोसिटी एट डी माइनस वी सी. वी सी का मतलब वेलोसिटी एट सी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी. डी पे वेलोसिटी है 9 की और सी पे वेलोसिटी थी इसकी 5 की और टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है, 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल दिया हमने सी से डी के लिए, डिवाइडेड बाई 2. डिफरेंस कितना है, 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ए से जब बॉडी सी से डी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ये हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब क्या है, बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। यहाँ क्लियर है कि एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरी कर रहा है। पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। 3 पार्ट में अलग अलग एक्सेलरेशन इसमें डेवलप हुआ है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। एक्सेलरेशन क्लियर हो गया हमारे पास कि एक्सेलरेशन क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में हमको टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ना है। तो एक्सेलरेशन के 2 टाइप है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ड्यूरिंग इट्स मोशन acceleration remains the constant. For example, now the definition of non-uniform acceleration is an object is said to be moving with uniform acceleration if equal changes takes place in equal interval of time. तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक बॉडी ली है जो एक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी। हमने उसको एक पॉइंट ए पे कंसीडर किया, बॉडी टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। और टाइम ड्यूरेशन हमने कितना लिया इसमें, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन कंसीडर किया है। 3 सेकंड में हम सबसे पहले ये कंसीडर कर ले रहे हैं कि बॉडी जो ए से मोशन स्टार्ट कर रही है वो रेस्ट से स्टार्ट किया। हमने ऐसा फर्स्ट सेकंड दिया, फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 1 सेकंड। इन दिस टाइम ड्यूरेशन बॉडी रीचेस टू द पॉइंट बी एंड द वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम, the time duration is same as first one is, that is 1 second. अब इसमें now the body reaches to the point C and the velocity becomes 4 meter per second square. Finally the last time duration comes and the body reaches to the point D and velocity becomes 6 meter per second square. Now you clearly see that in every interval of time, that is 1 and 1 second, the changes takes place in velocity is of 2 meter per second. When body start from A, its initial velocity is 0. When reaches to the point B, velocity becomes 2 meter per second. तो change यहाँ पे velocity में कितना है, change in velocity that is delta V. Final velocity कितनी है 2, initial है हमारी 0, तो कितना है change, कितना है delta V 2। कितने टाइम ड्यूरेशन में, विद इन 1 सेकेंड। फिर when body move from B to C, तो B से C के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा V। C पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और B पे वेलोसिटी कितनी है 2। डिफरेंस कितना हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। फिर व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम C टू D, D पे वेलोसिटी है 6 और C पे वेलोसिटी कितनी थी 4। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज आई वो कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड की। तो हम ये देख रहे हैं इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी इज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इक्वल चेंजेस टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं ए से बी या बी से सी या सी से डी जब बॉडी मूव कर रही है तो टाइम ड्यूरेशन सेम है 1 सेकेंड का, लेकिन जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो भी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड का। तो ये जो मोशन है बॉडी का फ्रॉम ए टू डी, इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है कि थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन रिमेन्स द कांस्टेंट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं करेगा, वो टाइम टू टाइम वेरी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा साइनिंग है तो इसका जो थ्योरी पार्ट है या बोला जाए ये जितनी भी स्लाइड्स मैं आपको 1 बाय 1 आपको शो कर रहा हूँ तो इन सबका लास्ट में मैं एक नोट अटैच कर दूंगा जो आपको क्लियर विजिबल होगा। तो अभी बस आपको वर्बल सुन लेना है क्या है ये डेफिनेशन, थोड़ा सा ब्राइटनेस है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ अनइक्वल चेंजेस टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम ड्यूरेशन सेम है लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, वो जो बॉडी का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको फिर से समझने का काम हमारा क्या है कि हम एक ही मेथड अप्रोच करेंगे। हमने फिर से एक बॉडी ली है ए पे जो कि टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है। हमने क्या किया, इस पूरी जर्नी को 3 सेकंड के लिए कंसीडर करेंगे। टोटल जर्नी है कितनी 3 सेकंड ड्यूरेशन की। तो हमने क्या किया, इस 3 सेकंड को ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड किया, दैट इज 1 सेकंड। तो फर्स्ट 1 सेकंड की बात करें तो बॉडी कहाँ पहुंचती है,
बी पॉइंट पे इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 1 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचती है, वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने सेकेंड ऑफ इंटरवल दिया, उसमें भी हमने टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड ही रखा, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई उस पॉइंट पे, वेलोसिटी जो है हमारी वो इंक्रीज करके 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। बॉडी सी पॉइंट पे पहुंचा। इसके बाद व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम सी टू डी, लास्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज 1 सेकेंड, बॉडी रीचेस टू द पॉइंट डी। अब वो बॉडी डी पे है, अभी उसकी वेलोसिटी जो हमारी वो कितनी होगी 9 मीटर। ये हमने एक बॉडी का मोशन शो किया फ्रॉम ए, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू डी, हर एक पॉइंट पे हमने उसकी डिफरेंट वेलोसिटी शो कर दी है। अब हम ये शो करेंगे कि जो ए से डी की तरफ बॉडी मूव की है स्ट्रेट लाइन पे, तो उसमें क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस होना चाहिए वेलोसिटी में। तो हम फर्स्ट इंटरवल देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड की जो जर्नी है व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। जब बॉडी बी पे पहुंचती है वेलोसिटी कितनी आती है 2 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 0। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम बी टू सी, जब बॉडी हमारा बी से सी मूव कर रही है तो उस समय जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी सी पे 5 है, बी से डी पे कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। लास्ट सेकंड ऑफ ड्यूरेशन जो है 1 सेकंड का, उसमें क्या है वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी डी पे 9 है, इससे पहले सी पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, डिफरेंस कितना है 9 माइनस 5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फिर से क्या दिख रहा है क्लियर हमको कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड द चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस ऑफ 2, 3 एंड 4। So when body move from A to D, it is a non-uniform accelerated motion. When body move from A to B, the acceleration is 2 meter per second square. When body move from B to C, the acceleration is 3 meter per second square. And when body move from C to D, the acceleration is 4 meter per second square. फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब A से B जा रहा है तो A B की वैल्यू में क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, ये हमारा 1 है, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगर हम ए बी सी की बात करें, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम बी टू सी, तो चेंज इन वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है 3, टाइम इंटरवल कितना दिया हमने डेल्टा टी दैट इज 1 सेकेंड, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ए सी डी की बात करते हैं तो ए सी डी सी से डी के बीच में वेलोसिटी चेंज कितना था 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल हमने कितना दिया उसको अगेन 1 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से क्लियर है एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। ये हमारा टाइप ऑफ एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है वो हमको पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन को ग्राफ पेपर पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी के मोशन को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। फर्स्ट हमारा क्या है डीटी ग्राफ, और सेकंड जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये दो ग्राफिकल मेथड है जिससे हम कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो हम उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डीटी ग्राफ की बात करें, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा ये डीटी ग्राफ से है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है कि एक्स और वाई एक्सिस होती है, वैसे ही हम क्या करेंगे जब डीटी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस को रिप्लेस कर देंगे टाइम और डिस्टेंस से। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और इसके बाद हमने नंबर सिस्टम ले लिया। नंबर सिस्टम लेने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी एक्स एक्सिस थी उस डायरेक्शन में हम टाइम को प्लॉट करेंगे, और जो हमारी वाई एक्सिस थी उस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। अब हम एक जनरल बॉडी का मोशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम उस बॉडी को कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि इनिशियल वो मान लेते हैं बॉडी कहाँ पे थी, एट अ पॉइंट ए, फिर वो मूव करके पॉइंट बी पे रीच की, बी के बाद वो फर्दर टाइम पास हो रहा है और वो बॉडी सी पे पहुंच जा रही है। अब अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं, ये हमने वन डिवीजन 10 यूनिट का लिया है, और जो टाइम एक्सेस है उस पे एक वन डिवीजन जो हमारा वो 5 का इंटरवल हम लेके चलेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको ज्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे जब बॉडी हमारे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे है तो उस समय कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, यानी व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो व्हेन टाइम t आपका 0 है उस समय बॉडी कहाँ पे, डिस्टेंस इस पे मेजर करना है, डिस्टेंस भी क्या है उसकी 0 मीटर, यानी
व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0 डिस्टेंस इज आल्सो 0। इसके बाद जब बॉडी बी पॉइंट पे रीच की तो सब हम ये देख रहे हैं कि टाइम में हमने 5 यूनिट चला है, 5 सेकंड की जर्नी इधर हमने कवर की, तो 5 सेकंड जब इधर हम टाइम ड्यूरेशन चल रहे हैं तो उस केस में क्या है, बॉडी बी पे पहुंची, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10, तो बी के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम लोग 5, 10। ऐसे हम सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ये 5, 5, 5, टोटल ये कितना हो गया 15, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 15, 10। अब यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम पहले स्टेज में देख रहे हैं व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि इस समय टाइम 0 था, डिस्टेंस भी 0 थी, लेकिन बी पे क्या हुआ, टाइम 5 सेकंड इंक्रीज किया तो डिस्टेंस कितनी हो गई 10, यानी बॉडी क्या है, मोशन में। तो जब बॉडी ए टू बी मूव की तो यानी बॉडी मोशन में है। जब बॉडी बी टू सी की बात कर रहे हैं हम, तो बी से सी में क्या है, टाइम हम देख रहे हैं 5 से 15 हो गया। फर्स्ट हम टाइम लिखे हैं, फिर डिस्टेंस लिखी गई है, क्योंकि जो भी एक्स डायरेक्शन में होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले लिखते हैं, फिर वाई डायरेक्शन वाला लिखते हैं। अब यहाँ 10 और 10 ये दिख रहा है कि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, अभी भी 10 है, पहले भी क्या थी 10 थी। इसका मतलब बी से सी के पोर्शन में बॉडी क्या है, रेस्ट पे। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में हम दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, दूसरा आप इससे जो कैलकुलेशन कर सकते हैं वो आप ये बता सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। अब हम इस ग्राफ को देख करके हमको एक चीज क्लियर आ रही है, कोई भी इंक्लाइन लाइन होगी इसका मतलब बॉडी मोशन में है। अगर डीटी ग्राफ में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। उस पोर्शन में वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0, यानी रेस्ट पे। अब हमको ये पता चल गया बॉडी ए से बी में मूव की तो वेलोसिटी कितनी हुई ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें कि अगर डीटी ग्राफ गिवन है और कोई लाइन इंक्लाइन है तो उसका जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द डीटी कर्व, यानी ए से बी में जो वेलोसिटी होगी वो ए बी के स्लोप के इक्वल होगी। स्लोप जो है वो हम 10th के बेसिस पे अगर चलते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन पढ़े रहते हैं तो हमको स्लोप पता होता है। स्लोप बेसिकली क्या था, किसी भी लाइन के इंक्लिनेशन एंगल का tan थीटा लेते हैं। अगर ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है तो उस केस में जो इसका स्लोप लिखते हैं m, वो हम लोग tan थीटा लिखेंगे और वही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी। लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़े तो हम इसे नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पे एक फॉर्मूला बताएंगे जिससे आप किसी भी लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी लाइन थी, हमने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक ए से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने डी ले लिया। तो अब क्या हुआ, जिस लाइन का आपको इंक्लिनेशन फाइंड करना है, जिस लाइन का स्लोप निकालना है, आप उसे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं आउटसाइड ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा इन लार्ज साइज में, ताकि आपको इजिली सब चीजें एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने इस ट्राइंगल ए बी डी को यहाँ बाहर ड्रॉ कर लिया, फिर हमने क्या किया, इसमें सारे वर्टिसेस लिख लिए ए बी डी। अब ये डिस्टेंस 5 है, ये 10 है, तो हम ये डिस्टेंस भी मार्क कर देते हैं, ये 5 और 10। अब आपको ये पता है ये थीटा, अगर तो थीटा के सामने वाली जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जिस रिमेनिंग साइड जो है जिसपे वो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा बेस और हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ए बी कर्व। तो स्लोप कैसे निकला, उस लाइन से हमने ट्राइंगल फॉर्म किया, ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वही स्लोप होता है, यानी v इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ए बी कर्व दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस कैलकुलेट करना था। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देख रहे हैं तो v इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा bd और बेस क्या है ad, तो ये हो गया हमारा bd अपॉन ad। वैल्यू और कैलकुलेट करनी है तो यहाँ वैल्यू दिख रही है, परपेंडिकुलर क्या है 10 और बेस क्या है 5, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, v इक्वल्स टू 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। तो अब एक जो मोटी मोटा हमको याद रखना है, सबसे पहली चीज ये याद रखनी है आपको कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है तो उसमें अगर कोई भी लाइन इंक्लाइन है इसका मतलब बॉडी मोशन में है, उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी होगी। अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल दिख रही है आपको, यानी आप सीधे बता सकते हैं कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में बॉडी क्या थी, रेस्ट पे। तो यहाँ ए से बी में एक डेफिनेट वेलोसिटी है, बी से सी में ये रेस्ट पे है। दूसरा, हम इससे एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए स्लोप मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला v इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा लिखते हैं, लेकिन हमको ट्रिग्नोमेट्री अभी नॉलेज में नहीं है हमारी, तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। आप उस लाइन से ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, उस लाइन के दोनों जो एंड पॉइंट है उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो
तो हमने ये ट्राइंगल आउटसाइड ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ये सबसे सिंपल मेथड है। तो आप dt ग्राफ से दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट। सेकंड, आप वेलोसिटी काउंट कर सकते हैं किसी भी डेफिनेट पोर्शन में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी वर्सेस। Here I attach the link for the second part of this lecture. Kindly note it and complete your lectures. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग न्यू वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।